हमारे पास अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जिस पत्नी को तुम भगाकर लाए थे, अब उसे ढूंढो और अपना और अपने बच्चे का पेट पालो। मेरी माँ ने गुस्से से मुझे ये कहते हुए धक्का दिया था। मेरी पत्नी श्रेया 2 महीने से कहीं गायब थी। मैंने श्रेया से भागकर शादी की थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, और अपने 2 साल के बेटे आकाश को भी। मैं मायूस होकर अपनी माँ के घर से निकल गया और एक नदी किनारे जा पहुंचा। वहां बैठकर मुझे अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी। मैंने अपने बेटे आकाश का हाथ पकड़ा ताकि नदी में कूद सकूं, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज मेरे पीछे से आई थी। मेरे कदम वहीं जम गए। मुड़कर देखा तो मेरा नाम रुपेश है। मैं एक ऐसे परिवार में रहता हूँ जहाँ सिर्फ उसकी इज्जत की जाती है जो मेरी माँ को पैसे लाकर देता है। मेरा मानना था कि इंसान को पैसे इज्जत से ही कमाने चाहिए, लेकिन मेरी माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी माँ को सिर्फ पैसा चाहिए था। हम 3 भाई थे, जिसमें से मैं सबसे बड़ा था। मैं रोज अपने काम पर जाया करता था। मैं एक डिलीवरी बॉय वाला काम करता था। मैं हर जगह सामान डिलीवर करता था। मुझे एक मेरे दोस्त ने ये काम दिलवाया था, और मैं अपने इस काम से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं एक इज्जत की रोटी कमाता था। मुझे जैसे ही सैलरी मिलती थी, फौरन मेरी माँ मुझसे सारे पैसे ले लेती थी। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहता था और चुपचाप सारे पैसे उनके हाथ में रख दिया करता था। मेरे दोनों छोटे भाई कुछ भी नहीं करते थे। सारा दिन वो घर में पड़े रहते थे और माँ से फरमाइश करते रहते थे। माँ उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। मैं नहीं जानता था कि माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो मेरे दोनों छोटे भाइयों की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर देती हैं। माँ उन्हें बहुत महंगे महंगे सामान दिलाया करती थी। वो जिस चीज़ पर हाथ रख दिया करते थे, माँ फौरन ही उन्हें दिला देती थी और कहती थी कि बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। एक बार मैं अपनी ड्यूटी पर निकला हुआ था। मुझे श्रेया नाम से एक सामान डिलीवर करना था। मैं उस मोहल्ले में पहुंचा तो मुझे घर ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद घर मिल चुका था। मैंने जैसे ही उस घर की कुंडी बजाई, वहाँ एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला था और मुझे देखते हुए हैरानी से कहने लगी थी, अब ये सामान किसने मंगाया है? जब ही पीछे से एक खूबसूरत सी लड़की भागती हुई आई। शायद वही श्रेया थी। अरे माँ, ये मेरा सामान है, आप अंदर जाइए, मैं पैसे देकर अभी आती हूँ। उसने अपनी माँ को बहलाकर अंदर भेजने का कहा था। श्रेया, तुम कभी बाज नहीं आ सकती? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फालतू पैसा खर्च ना किया करो। एक दिन आगे चलकर तुम पछताओगी। हम तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें एक पुलिस वाला बनाना चाहते हैं, और तुम हो कि फालतू चीजों में लगी रहती हो। मैं उन दोनों माँ बेटी की बहस देख रहा था कि जब इस श्रेया को अंदाजा हुआ कि मैं उनकी सारी बातें सुन रहा हूँ। अरे माँ, आप अंदर जाइए, बाद में बात करते हैं। उसकी माँ अंदर चली गई थी। फिर उसने मुझे देखते हुए कहा, क्या तुम हम दोनों की बातों को एंजॉय कर रहे थे? उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका काम कर रहा हूँ, आप ही बातों में लगी हुई थी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। मैंने उसका पार्सल उसके सामने करते हुए कहा था। उसने मेरे हाथ से पार्सल लिया और मुझे पैसे दे दिए। मैं पैसे लेकर वापस आने लगा, लेकिन मैं पलट पलट कर देख रहा था, क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि श्रेया भी मुझे उसी नज़र से देख रही थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग से ये ख्याल फ़ौरन झटक दिया था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। अक्सर श्रेया का ऑर्डर मैं ही डिलीवर करने जाया करता था। एक बार 2 महीने 3 महीने बीत गए, लेकिन श्रेया का कोई ऑर्डर मेरे हाथ से नहीं जा रहा था। मैं परेशान सा हो गया था कि आखिर कुछ हो तो नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं श्रेया के घर जाकर पता लगाकर आता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरा आखिर उस लड़की से क्या रिश्ता है जो मैं उसके घर जाकर उसके बारे में पता करूँ। यही सोच मेरे दिमाग पर छाई हुई थी, लेकिन फिर मैंने इरादा कर लिया कि मैं कल को श्रेया के घर जाकर पता लगाऊंगा। अगले दिन मैं उसी मोहल्ले में पहुंच गया और सीधा श्रेया के घर पहुंचा। वहां बहुत ही ज्यादा शांति नजर आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ जब भी पहले आता था तो ऐसी शांति नहीं होती थी। यहाँ से हमेशा शोर और शरारत की आवाज़ें आती रहती थी, लेकिन आज तो पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। मैंने दरवाज़ा बजाया। एक बार बजाने पर दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने दोबारा बजाया और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने वाली श्रेया थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। उसे देखकर मेरा दिल कटकर रह गया था।
वो भी मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुई थी, लेकिन फिर रोते हुए मुझे देखने लगी थी। मैंने उससे बहुत ही धीमे लहजे में पूछा था, श्रेया मैडम, आपको क्या हुआ? वो दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। श्रेया मैडम, मुझे बताइए कि आपको क्या हुआ है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मुझसे आपका ये रोना नहीं देखा जा रहा। मैंने बहुत हैरत से पूछा था। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया और बाहर झांकते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। वो भी मेरे सामने सोफे पर बैठ गई थी और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी थी। पहले उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम बताया। मेरा नाम रुपेश है। आप बताइए कि आपको क्या हुआ है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। उसने अपनी नज़रों को झुकाते हुए अपनी कहानी बताई कि जब तुम यहाँ आते थे तो तुमने देखा था कि मेरे माँ बाप मुझे कितने प्यार से रखते थे। लेकिन इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए रुक चुकी थी। लेकिन क्या, बताइए मैडम, मैंने हैरानी से पूछा। लेकिन 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी हूँ। मैं नहीं जानती अब मेरा क्या होगा। ऊपर से मेरे चाचा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये घर, ये जायदाद, सब कुछ उनकी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये सब कुछ मेरे लिए रखा था। लेकिन मैं एक लड़की हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने डटकर खड़ी हो सकूं और उनका मुकाबला कर सकूं। उन्होंने तो नकली कागजात भी बनवा लिए हैं और मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है और कहा है कि तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस घर से चली जाओ, वरना धक्के देकर इस घर से निकाल दी जाओगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना बेरहम भी हो सकता है कि अपने ही खून के साथ ऐसा करे। मुझे ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और मैंने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगी? मेरे इस अचानक सवाल पर श्रेया के होश उड़ गए थे। उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा था। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से पूछा। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अभी के अभी तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें यहाँ से सीधा अपने घर ले जाऊँगा। तुम्हें किसी का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा। तुम मेरे घर में हमेशा खुश रहोगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर श्रेया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई थी। फिर बहुत सोचने के बाद उसने हाँ के इशारे में सर हिला दिया था। थोड़ी ही देर में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके शादी का इंतज़ाम करवाया और कुछ ही देर के बाद श्रेया मेरी पत्नी बन चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की के बारे में मैं सिर्फ सोचता रहता था, आज वो मेरी ज़िंदगी बन गई है। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी श्रेया की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। मैं श्रेया को उसके घर से निकाल लाया था। श्रेया ने अपना कुछ सामान एक बैग में इकट्ठा किया और मेरे साथ चल पड़ी। वो पलटकर बार बार अपने घर को देख रही थी, जिस घर में उसने अपनी एक जिंदगी गुजारी थी। मैंने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चल दिया। लेकिन अंदर से मैं भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे पता था कि अब मेरे घर में एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। मेरी माँ कभी भी श्रेया को नहीं अपनाने वाली थी, इतना तो मुझे पता था। लेकिन मैंने फिर भी श्रेया को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मैं जानता था कि अंदर क्या होने वाला है। श्रेया उस घर को देखकर थोड़ा हैरान हुई थी, क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा छोटा था। हम कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे, लेकिन श्रेया को वो घर भी किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर उसके चाचा उसे उसके घर से निकाल देते तो वो कहाँ जाती। मैं उसका हाथ पकड़े अपने घर के अंदर आया। मेरी माँ सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन मैंने श्रेया का हाथ पूरी मजबूती से थाम लिया था। उन्होंने मेरे साथ आई लड़की को देखकर अपनी आंखें छोटी करी थी। वो सोच में पड़ गई थी कि मैं अपने साथ किसे लेकर आ गया हूँ। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगी और आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया, रुपेश, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और तुम इसे हमारे घर में क्यों लेकर आ गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, जो हम किसी को भी अपने घर में रख सकते हैं? उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था, लेकिन ये समय परेशान होने का नहीं था। मुझे उन्हें सारी सच्चाई बतानी थी। माँ, ये लड़की कोई अनजान नहीं बल्कि ये आज से मेरी पत्नी है। इसका नाम श्रेया है।
मेरी इतनी बात सुनकर ही मेरी माँ के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। उन्होंने हैरानी से फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर गुस्से से श्रेया की तरफ देखने लगी और आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़के के साथ चक्कर चलाती हो और फिर भागकर शादी करके आ जाती हो। क्या तुम्हें किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? माँ ने बहुत ही गुस्से से श्रेया की तरफ बढ़ते हुए कहा था। मैं फौरन श्रेया के सामने आकर खड़ा हो गया था। माँ, श्रेया की कोई गलती नहीं है। मैं श्रेया को पसंद करता था और अब इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। ये पूरी तरह अकेली हो चुकी थी तो मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। मुझे श्रेया बहुत पसंद है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी बदतमीजी इसके साथ करें। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा क्योंकि आज से श्रेया मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी की देखभाल करना अच्छे से जानता हूँ। अगर आज के बाद आपने श्रेया के साथ कोई भी बदतमीजी की या उस पर हाथ उठाया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी धमकी सुनकर माँ हैरान रह गई थी। तुम कल की आई लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ दोगे, जिसने तुम्हें बचपन से पाला है, जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया है? तुम सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई? उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं श्रेया से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आपको इसे अपनाना होगा क्योंकि अब इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं इसे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकता। मेरी बातें सुनकर माँ खामोश हो गई थी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी इस लड़की को दिल से नहीं अपनाऊंगी। ये सिर्फ इस घर में रहेगी। माँ मान चुकी थी। मैं श्रेया को लेकर अपने कमरे की तरफ आ गया था और माँ हम दोनों को जाता हुआ देखकर अपने दांत पीसती रह गई थी। वो अब सोचने लगी थी कि इस लड़की को मुझसे कैसे दूर किया जाए। मैं श्रेया को अपने कमरे में लेकर आया तो वो फिर से रोने लगी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्रेया, तुम ऐसे मत रो। तुम जानती हो कि हर माँ इसी तरह से रिएक्ट करती है अगर उनका कोई बच्चा ऐसा काम करे तो। हमारी माँ ने हमें पाला है, इसलिए वो थोड़ा नाराज है, लेकिन तुम उन्हें खुश कर देना ताकि वो तुमसे नाराज न रह सके। श्रेया मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। मैं नहीं जानता था कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है। अगले दिन का सूरज जोर शोर से निकला था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि श्रेया सोफे पर बैठी थी। श्रेया, क्या हुआ? क्या तुम सारी रात सोई नहीं? क्या तुम्हें नींद नहीं आई? वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। मेरी आदत है जल्दी उठने की। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। श्रेया धीरे से चलती हुई मेरे पास आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। क्या हुआ है श्रेया? क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? मेरी बात सुनकर श्रेया ने मेरी तरफ देखा था। हाँ रुपेश, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ था। ऐसी भी क्या बात है, बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ। उसने नज़रें झुकाते हुए कहा था कि रुपेश, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन उनका सपना पूरा होने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैं उनका सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने बहुत हिचकिचाते हुए मुझसे पूछा था, लेकिन ये सुनकर मैं खामोश हो गया था क्योंकि मेरे पैसों से तो घर का गुजारा होना ही इतना मुश्किल हो रहा था। अब मैं श्रेया की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता था। श्रेया, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे पूरे महीने की सैलरी सिर्फ घर के खर्चों में ही पूरी हो जाती है। कभी कभी तो मेरी सैलरी भी कम पड़ जाती है। मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस कहाँ से भरूंगा? मेरे पास तो तुम्हारी फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। मैंने बहुत शर्मिंदगी से कहा था। मेरी बात सुनकर श्रेया खामोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद बोली कि कोई बात नहीं रुपेश। थोड़ी ही देर बाद मैं श्रेया को लेकर नीचे आ गया था। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी, लेकिन वहां बैठे लोग बहुत ज्यादा नाराज लग रहे थे। मेरी माँ ने आंख उठाकर भी हम दोनों की तरफ नहीं देखा था। मैंने कुर्सी खींचते हुए श्रेया को बैठने का इशारा किया था। श्रेया खामोशी से बैठ गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही थी। माँ ने हम दोनों से ही कुछ नहीं कहा था। नाश्ता करने के बाद मैं रोज की तरह अपने काम पर जाने लगा। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीठ पीछे अब मेरी पत्नी के साथ क्या होगा। मेरे जाते ही मेरी माँ श्रेया से नौकरों की तरह पूरे घर का काम करवाती थी। श्रेया को घर का कोई भी काम करना नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी सारे काम करने की कोशिश करती थी। जब भी कोई काम गलत हो जाता था
तो मेरी माँ उसे बहुत ज़्यादा डांटती थी। देखते ही देखते इसी तरह 2 महीने बीत गए। जब हम खाने की टेबल पर बैठे हुए थे तो मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा था, अब तुमने शादी तो कर ली है, मुझे पोते की सूरत भी दिखा दो। ये सुनकर श्रेया पूरी तरह हैरान रह गई थी। वो भी इस तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं चाहती थी। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था और दिल ही दिल में खुश होने लगा था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि कोई मुझे पापा कहकर पुकारे। श्रेया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसका साथ नहीं दे सके और वो खामोश ही रही। देखते ही देखते 2 महीने और बीत गए जब पता चला कि श्रेया माँ बनने वाली है। जब मेरी माँ को ये खबर मिली तो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वो और डर गई थी। उन्हें अपनी कही हुई बात पर अफसोस हो रहा था कि आखिर उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि अब वो जानती थी कि अगर एक बार श्रेया का बच्चा हो गया तो श्रेया के कदम इस घर में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। वो श्रेया को किसी भी सूरत अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ को अभी भी ख्याल नहीं था कि श्रेया माँ बनने वाली है। वो उससे पूरा दिन इसी तरह काम करवाती रहती थी। श्रेया की कमर में दर्द रहता था, लेकिन वो फिर भी घर के सारे काम करती थी, क्योंकि वो माँ से बहस नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं टाइम से पहले ही घर पहुंच गया तो देखा कि श्रेया जमीन पर बैठकर पोछा लगा रही है और बार बार अपनी कमर पकड़ रही है, जैसे उसकी कमर पर बहुत दर्द हो रहा हो। मैं फौरन से आगे बढ़ा और उसके हाथ से पोछा फेंकते हुए बोला, आखिर तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम माँ बनने वाली हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? शोर सुनकर माँ फौरन बाहर आ गई थी और देखकर बोली थी, श्रेया, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम घर के काम ना किया करो। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं है? वो मुझे देखकर इस तरह कह रही थी जैसे कुछ जानती ही नहीं है। वो मेरे सामने इस तरह इसीलिए बोल रही थी ताकि मैं उन्हें कुछ कह न सकूं। मैं माँ की बात को नज़रअंदाज करता हुआ श्रेया को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। पीछे से माँ मुझे घूरती रह गई थी। मैं श्रेया को कमरे में लेकर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। श्रेया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे काम करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? क्या तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें अपना बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तुम्हारे अंदर बहुत कमज़ोरी है, जिससे बच्चे को और तुम्हें खतरा हो सकता है। मेरी बात सुनकर श्रेया ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वो क्या कहती कि मेरी माँ उससे ये सारा काम करवाती है। अगर वो मुझे कह भी देती तो शायद मैं यकीन नहीं करता। यही सोचकर वो खामोश रही और मेरी माँ के जुल्म सहती रही। देखते ही देखते वो समय आ गया जब श्रेया का दर्द बढ़ गया। मैं उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंचा। मैं परेशानी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था। मुझे फिक्र हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बाहर आई और मुझे देखते हुए खुशी से बोली, बधाई हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। लेकिन बेटा और माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखना होगा, लेकिन उन्हें देखकर नहीं लगता कि आपने उनका बिल्कुल भी ख्याल रखा है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमने अभी उन्हें आईसीयू में रखा है। थोड़ी देर के बाद हम उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल लेना। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा उदास भी था कि वो दोनों अभी बिल्कुल ठीक नहीं हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब श्रेया को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, मैं उससे मिलने के लिए कमरे में आया था। मुझे देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की थी। मैंने आते ही प्यार से श्रेया के बालों पर हाथ फेरा था और अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाया था। देखो श्रेया, ये बच्चा हमारा है। कितना खूबसूरत है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। श्रेया बेटे को देखकर खुश हुई थी। रुपेश, हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखोगे। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये तुम क्या कह रही हो श्रेया? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और हम दोनों मिलकर अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह पालेंगे। श्रेया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। हम इसका नाम आकाश रखेंगे। ये सुनकर श्रेया खुश हुई थी। बहुत ही प्यारा नाम है। माँ भी मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। वो आज भी उसी तरह गुस्से में नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद के चेहरे पर कंट्रोल किया हुआ था। घर पहुंचकर मैं श्रेया और बच्चे को सीधा अपने कमरे में ले आया था। वहां मैंने श्रेया को बहुत सख्ती से कहा था कि श्रेया, अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना है, अपना भी और अपने बेटे का भी। समझ रही हो ना? मेरी बात सुनकर श्रेया ने हाँ के इशारे में सर हिलाया था। दिन पहले की तरह ही गुजरने लगे थे।
माँ श्रेया से खूब काम करवाती थी और आकाश इधर उधर लेटा रहता था क्योंकि श्रेया को टाइम ही नहीं मिलता था। श्रेया ने एक दिन मुझे आकर बताया था कि रुपेश, मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने फौरन कहा था कि हाँ बोलो, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है। रुपेश, मैं जो भी कहूँगी वो झूठ नहीं होगा, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। मैंने तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को चोरी करते हुए देखा है। इसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। ये तुम क्या कह रही हो श्रेया? ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं रुपेश, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों के हाथों में बहुत ढेर सारे पैसे देखे थे और वो अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें दे रहे थे और बता रहे थे कि आज देखिए माँ, हमें कितने ढेर सारे पैसे मिले हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे भाई तो कोई काम भी नहीं करते, तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सच कह रही हूँ? ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन फिर फौरन से बोला था कि शायद तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई चोरी नहीं कर सकते। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरी माँ कैसे मेरे दोनों भाइयों पर पैसे लुटाती थी, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते थे। मुझे पूरा यकीन था। श्रेया अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करूँगा। वो रोज़ कुछ न कुछ ऐसा देखती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं बताती थी क्योंकि उसे पता था कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करूँगा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। श्रेया मेरी माँ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मेरी माँ उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उससे पूरा दिन घर का काम करवाती थी। 2 मिनट के लिए भी उसे बैठने का मौका नहीं देती थी। एक दिन जब मैं थका हारा घर वापस आया तो देखा कि घर में हंगामा मचा हुआ है। मेरी माँ सोफे पर बैठी अपना सर पीट रही थी और मेरा बेटा आकाश टहल रहा था। मैं भागता हुआ अपनी माँ के पास आया था। माँ, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? उन्होंने मुझे पकड़ते हुए कहा, देख लिया ना बेटा, मैं तुमसे कहती थी ना कि ऐसी लड़कियां बिल्कुल ठीक नहीं होती। आज वो चली गई किसी और के साथ, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा था ना? तो देखो आज वो खुद तुम्हें छोड़कर चली गई किसी और के साथ। वो तुमसे तंग आ चुकी थी। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ गया और पूरा घर छान लिया, लेकिन मुझे श्रेया कहीं नजर नहीं आई। मैं अफसोस से गिरता हुआ सोफे पर बैठ गया और अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया। देखा ना बेटा, मैं कहती थी ना, ऐसी लड़कियां बिल्कुल ठीक नहीं होती। मेरी माँ मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि श्रेया मुझे छोड़कर इस तरह जा सकती है। मैं श्रेया से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसे खोने का कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज श्रेया मुझसे दूर हो चुकी थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे आकाश को अपने सीने से लगाया था। तभी मेरी माँ पास आकर बोली थी, उसे तो अपने 2 साल के बच्चे पर भी जरा सा ख्याल नहीं आया और बेशर्मों की तरह तुम्हें और अपने बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। मेरी माँ की बातें मेरे दिल को चीर रही थी। मैं आकाश को लेकर अपने कमरे में आ गया था और उसे अपने सीने से लगा लिया था। पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन मेरी माँ मेरे कमरे में नहीं आई थी। उन्होंने इतना भी नहीं कहा था कि आकाश को कुछ खिला दो, वो भूखा होगा। उन्हें तो किसी की कोई फिक्र ही नहीं थी। शायद उन्हें तो खुशी हो रही होगी कि उनके सर से एक परेशानी उतर गई है। दूसरे दिन आकाश खुद ही कमरे से निकल गया और माँ के पास जाकर बोला था, दादी, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। माँ ने उसकी तरफ देखे बिना कहा था कि अपने बाप से जाकर कहो कि तुम्हारी माँ के जाने का गम छोड़ दे और तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। हम तुम दोनों को इस तरह नहीं पाल सकते। जाकर अपने बाप से बात करो। आकाश छोटा था, वो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। जब माँ अपने कमरे में चली गई तो आकाश किचन में गया। उसे वहाँ कुछ खाने को पड़ा हुआ मिला। उसने वही बचा कुचा खा लिया और वापस कमरे में आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन माँ मेरे कमरे में आकर बोली, क्या तुम पूरी जिंदगी इसी तरह उस धोखेबाज लड़की का गम मनाते रहोगे? क्या तुम्हें अब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना? क्या तुम्हें अपने बच्चे को नहीं पालना? अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह तुम अपनी पत्नी को भगाकर लाए थे, अब जाओ जाकर उसे ढूंढो और अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लो। मेरी माँ ने गुस्से से कहते हुए मुझे धक्का दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी अपनी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्या उन्हें मैं तब तक ही प्यारा था जब तक मैं उन्हें पैसे कमाकर देता था? आज मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि श्रेया ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो झूठ नहीं था,
क्योंकि माँ को सिर्फ मेरे दोनों छोटे भाई ही पसंद थे। माँ ने मुझे कभी भी इतने प्यार से नहीं देखा था जितना वो उन दोनों को देखा करती थी। माँ की बात सुनकर मैं घर से बाहर निकल आया था। जैसे ही मैं सड़क पर चलने लगा, मुझे बहती हुई नदी नजर आई थी। मेरा दिल और ज्यादा उदास हो गया था। मैं उस नदी के पास जाकर खामोशी से बैठ गया था और उस बहते हुए पानी को देखने लगा था। दिल चाह रहा था कि इस बहते हुए पानी में छलांग लगाकर आज अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। जो बेइज्जती मेरी किस्मत में आई थी, वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता था। मेरी माँ ने मुझे उस लड़की से शादी के लिए मना किया था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी थी कि मेरी पत्नी है, मेरी फिक्र करेगी, वो मेरी बात को समझेगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सब सिर्फ मेरा ख्याल है। सच्चाई अब इससे बिल्कुल उल्टी थी। मैं अपनी माँ के खिलाफ गया था और ये शादी की थी। आज मेरी पत्नी को गए हुए पूरे 4 महीने बीत गए थे और अब मेरे घर में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने वहाँ फ़ोन किया जहाँ मैं काम करता था, लेकिन उन्होंने भी मुझे अब काम देने से मना कर दिया था। मेरी माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं नहीं जानता था मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। मैं कब तक लोगों से उधार पकड़कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाता। अब तो लोगों ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया था कि हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं, तुम पहले हमारे पहले के पैसे वापस करो, उसके बाद ही हम तुम्हें नया उधार देंगे। उससे पहले उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था। काफ़ी देर तक मैं इसी बहती नदी को देखते हुए रोता रहा था और फिर मैंने आंखें बंद करके ऊपर वाले से बात करना शुरू की थी। है ऊपर वाले, मैं अब बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा भूखा है और एक बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब और इस दुनिया से जंग लड़ने की। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तू हमेशा लोगों का साथ देता है, तो मुझे भी माफ़ कर देना। ये कहकर मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया था और नदी में छलांग लगाने के लिए कदम आगे बढ़ाया था, जब अचानक एक भारी आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने पलटकर देखा, सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मुझे देखते हुए बोला, नदी में छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। आपको खाना भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी और आपके बच्चे को अच्छा फ्यूचर भी मिलेगा। जबकि मैं फौरन बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब कुछ धोखेबाजी होती है। मुझे पता है तुम मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ क्या करने का इरादा रखते हो। मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था कि अक्सर ऐसे लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर अगले इंसान को बेच दिया जाता है। लेकिन वो अचानक मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा होगा आप मेरे साथ इज्जत के साथ चलिए, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। ये किस तरह मुझसे बात कर रहा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला था। अगले ही लम्हे मैंने हाथ खड़े कर दिए थे और उसे देखते हुए बोला, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम हो कौन, पहले मुझे ये तो बताओ, और मुझे कहाँ लेकर जाओगे। जबकि वो मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए बोला था, आपको इधर लेकर जाना है, हमारे पास ऑर्डर है, इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता। मैंने कार्ड की तरफ देखा, वहाँ एक घर का एड्रेस लिखा हुआ था। वो मुझे अपने साथ गाड़ी तक ले आया था। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और सीधा गाड़ी को भगा ले गया। एक लंबा सफ़र तय करके गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी थी और मैं परेशान होकर गाड़ी से उतर गया था। मेरा बच्चा मेरी गोद में ही था। वो आदमी मुझे देखते हुए बोला कि आप अपने बेटे को मेरी गोद में दे दीजिए, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपने सीने में छुपा लिया था। मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से मार सकता था, लेकिन किसी और के हाथों में नहीं दे सकता था। उसने मेरी फीलिंग्स को महसूस कर लिया था, तो वो खामोश हो गया था और मुझे अंदर आने का इशारा किया था। मैं अपने बच्चे के साथ बंगले में आया था। वो बंगला नहीं बल्कि महल था। इतना बड़ा आज से पहले मैंने सिर्फ एक ऐसा घर टीवी या फिल्मों में ही देखा था। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया था और मैं जब से ऐसे ही अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बैठा था। मुझे यहाँ बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं अब थक चुका था। मेरा बच्चा भूख से अब एक बार फिर रोना शुरू हो गया था। मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ था। अभी मैं दरवाजे तक जाता जब दरवाज़ा खुला था और एक नौकर खाना लेकर अंदर आया था। उसके पास एक ट्रॉली थी, उसमें बहुत सारे खाने मौजूद थे। वो मुझे देखते हुए बोला, हमारी मैडम अभी अभी अमेरिका के लिए निकली हुई हैं, वरना वो आपसे मिल लेती, लेकिन उन्होंने जाने से पहले हमें कहा है कि आपका अब बहुत ख्याल रखना है और आप अब इसी घर में रहेंगे।
आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। फिलहाल मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया था क्योंकि मुझे सिर्फ खाने नजर आ रहे थे जो मुझे अपने बच्चे को खिलाने थे और खुद भी खाना था। उसने मेरे सामने टेबल पर खाना लगा दिया था। मैंने अपने बच्चे को पेट भरकर खाना खिलाया था और फिर अपने पेट में डालना शुरू कर दिया था। खाना खाने के बाद अचानक ही मुझे बहुत तेज नींद आने लगी थी। वो नौकर दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैं कुछ कहता इसके पहले वो मुझे देखते हुए बोला, आपको मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ, आप वहाँ आराम कर लीजिए, वहाँ पर आपकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है। ये कहकर वो मुझे एक कमरे में ले आया था। कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरा बच्चा बड़ा सा कमरा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मेरे घर पर कोई बेड नहीं था और मेरे बच्चे की ख्वाहिश थी कि वो बेड पर लेटे। वो उस पर चढ़कर कूदने लगा था, जबकि मैं दीवारों को देख देख कर परेशान हो रहा था। आखिर कौन था वो इंसान जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था और किसने मुझे यहाँ बुलाया था? कौन थी वो मैडम? मैं अपनी सोचों में गुम था। कब बिस्तर पर बैठा, कब नींद में चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह का सूरज पूरे जोर शोर से रोशन हुआ था। मेरी आंख सूरज की पहली किरण पर ही खुल चुकी थी। उठते ही आकाश ने खाना खाने का शोर शुरू कर दिया, लेकिन मुझे अब झिझक हो रही थी। कल कितना खाना उन लोगों ने हमें दिया था कि अब मुझे मुंह से खाना मांगना चाहिए, लेकिन अपने बच्चे के आगे माँ बाप हमेशा बेबस हो जाते हैं। मैंने आकाश का मुंह हाथ धोया था और कमरे के बाहर आ गया था। घर में खाने की खुशबुएं फैली हुई थी। न चाहते हुए भी मेरे कदम किचन की तरफ बढ़ गए थे। किचन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था और वहाँ पर 3 नौकर काम कर रहे थे। मुझे देखते ही तीनों ने झुककर नमस्ते किया और एक नौकर फौरन बोला था, नाश्ता दूँ सर आपको? आप क्या लेते हैं नाश्ते में? आप बैठ जाइए ना प्लीज़। उसने टेबल की तरफ इशारा किया था, जबकि मैं अपने बच्चे को लेकर बैठ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में इस घर का मालिक हूँ और वो तीनों मेरे ही नौकर हैं। कुछ ही देर के बाद मेरे सामने ढेर सारा नाश्ता रख दिया गया था। मैं खामोशी से अपने बच्चे को खाना खिलाने लगा था और खुद भी खा रहा था। नाश्ता करने के बाद मैं किचन से बाहर आ गया था। अब मेरा इरादा था कि मैं पूरा घर देखूं, आखिर पता चल सके इस घर में हो क्या रहा है, ये घर किसका है। अभी मैं बाहर ही आया था जब वही नौकर मेरे पीछे पीछे चलने लगा था। मैंने पलटकर उसे देखा तो वो बोला, मैडम का ऑर्डर है मैं आपके साथ रहूं और आपका हर काम अपने हाथों से करूं। मुझे लगता है कि आप पूरा घर देखना चाहते हैं, मैं आपको पूरा घर दिखा देता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने आकाश को पकड़कर आगे बढ़ गया था। घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था, लेकिन जैसे ही एक कमरे के पास पहुंचा, नौकर उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया था और मुझे देखते हुए बोला, यहाँ जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। मैडम ने यहाँ जाने से मना किया है। आप नीचे का पोर्शन देख लीजिए। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़का था। इस कमरे में कोई तो बात जरूर थी। शायद इस कमरे में ही वो सच्चाई छुपी हुई थी जिसके पीछे मुझे यहाँ लाया गया था। अब मैं उसके साथ घर के बाहर आ गया था। लॉन का पीछे वाला हिस्सा कुछ खंडर जैसा लग रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं वहां जाऊं, लेकिन मेरे साथ आकाश था। इसी वजह से मैंने अपने कदम रोक लिए थे। मैं अब अपने कमरे में जाने के बदले लॉन में ही बैठ गया था। वो नौकर अब मुझसे थोड़ी दूर खड़ा था। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। न जाने ये किसका घर है, कौन मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहा है। कहीं ये मेरे लिए आगे जाकर खतरा ना बन जाए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यहाँ रहने का किराया भी दे सकूं। मैंने उस नौकर को देखा था और पास बुलाया था। वो फौरन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं उसे देखते हुए बोला कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। आपने जितना भी मेरा ख्याल रखा उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, वरना मैं यहाँ रहने का पैसा भी दे देता। जबकि वो मेरे आगे हाथ करते हुए बोला, साहब आप कहीं नहीं जा सकते जब तक मैडम का ऑर्डर नहीं मिल जाता। अगर आप यहाँ से निकल भी गए तो गेट पर गार्ड आपको आगे नहीं जाने देंगे। हम मजबूर हैं। आप एक बार मैडम से मिल लीजिए, उनकी इजाज़त ले लीजिए और वो हमें ऑर्डर दे दें तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुनकर मैं फौरन बोला, ये कैसी जिद है भाई? मेरी अपनी मर्जी है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रोकेंगे तो मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूँगा कि आप लोगों ने मुझे किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है। जबकि वो फौरन बोला, आपको जो दिल चाहे आप कर लेना, लेकिन जब तक आप मैडम से नहीं मिल लेते आप नहीं जा सकते। ये कहकर उस नौकर ने सर झुका लिया। मैंने आकाश को देखा, वो भी खामोश नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था कि अगर मैं उनसे उलझा और उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया और वो नुकसान मेरे आकाश को भी पहुंचाया
तो मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन दिल में वही डर बैठा हुआ था। मुझे अब अफ़सोस होने लगा था कि मैं उस आदमी की बात सुनकर आया ही क्यों था। मैं शोर मचा देता, तो वो मुझे कभी भी बेहोश नहीं कर पाता और ना ही अपनी गाड़ी में बिठाता। कमरे में बंद होकर मेरा दिल और घबराना शुरू हो गया था। कुछ तो गड़बड़ थी, जो मुझे बार-बार महसूस हो रही थी। मेरा बेटा चेहरा थाम कर बोला, पापा, ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? हम घर कब जाएंगे? लेकिन मेरे पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं ऊपर वाले का शुक्र कर रहा था कि मेरी कोई बेटी नहीं थी। अगर मेरी बेटी होती तो मैं क्या करता, उसे कैसे बचाता और उसकी माँ को क्या जवाब देता कि तुम्हारे पीछे मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत खराब करवा दी। इसी ख्याल को सोचकर मैं शुक्र करने लगा। काफ़ी देर तक मैं बैठा इसी सोच में डूबा हुआ था और फिर कमरे में टहलने लगा था। नज़र अचानक खिड़की पर गई थी। मैंने फौरन पर्दा हटाया और दरवाजे की तरफ नज़र गई तो मेरा दिल बैठ गया था। वहां पर बड़े बड़े दो कुत्ते खड़े हुए थे, जो जीभ लटकाए मेरे कमरे की तरफ ही देख रहे थे। वहां पर दो वर्दी में मौजूद गार्ड भी थे, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी राइफल थी। मैं कहाँ फंस गया था? मेरा दिल अब और ज्यादा घबराने लगा था। मैं एक झोपड़ी जैसे घर में रहने वाला इतने बड़े महल में आकर भी सुकून में नहीं था, क्योंकि सिवाय डर के मुझे और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। खुशी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। मैं वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया था और सोचने लगा कि आखिर मेरी इतनी मदद कौन कर सकता है, किसको मेरे ऊपर इतना तरस आ सकता है। लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई इंसान नहीं आया था जो इतना अमीर हो और मेरी इतनी मदद करे। पूरा दिन रोज की तरह बीत गया था। खाने के वक्त मुझ तक खाना पहुंचाया जा रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मेरे दिमाग में सिर्फ वही कमरा घूम रहा था जहां पर नौकर ने मुझे जाने से रोक दिया था। मुझे उस कमरे को हर हाल में देखना था। जब आकाश सो गया तो मैं छुपकर कमरे से बाहर आया। सारे नौकर भी सो चुके थे। मैं जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक वही नौकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जो हमेशा मेरे साथ रहता था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस कमरे में नहीं जा सकते। इस कमरे में अलार्म लगे हुए हैं। अगर आपने इस कमरे के दरवाजे को हाथ भी लगाया तो अलार्म बजने लगेगा और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एक हफ्ता और रुक जाइए। एक हफ्ते तक मैडम वापस आ जाएंगी, फिर आपको पूरी सच्चाई वो अपने मुंह से बता देंगी। लेकिन इससे पहले आप ऐसी कोई भी गलती मत करिए जो आपके लिए भी नुकसान बन जाए और आपके बच्चे के लिए भी। ऐसा मैंने नहीं, मैडम ने बोला है। अब आप जाइए और आराम कर लीजिए। आज मैं वक्त पर आ गया, वरना मैडम की अपनी चीज़ों को कोई अगर हाथ लगाता है तो उन्हें सीधा शूट करने का ऑर्डर है। वो आदमी जो भी था कोई नौकर नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर कमरे में आ गया था। आखिर कौन था जो मेरे ऊपर लगातार नजर रख रहा था? किसने मुझे इस घर में जगह दी? आखिर कौन थी वो मैडम? मेरा दिमाग अब काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मेरी आंख सुबह आकाश की जागने पर खुली थी। वो खाना मांग रहा था। मैंने मुंह हाथ धोया था और नीचे आ गया, जबकि उस नौकर ने मुझे देखते ही नाश्ते का पूछकर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरा दिल अब अजीब सा हो रहा था। आज मैं उस खंडर जैसी जगह पर भी जाना चाहता था जहां मैं कल नहीं गया था। मैंने इरादा कर लिया था कि अपने आकाश को नौकर के हवाले करके इस नौकर के साथ वहां पर जाऊंगा। क्या पता वहां पर कोई सुराग मिल जाए। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं उस नौकर को देखते हुए बोला था कि मैं उस जगह पर भी जाना चाहता हूँ। पूरा दिन कमरे में बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं उस जगह पर भी जाना चाहता हूँ जो रह गई थी। एक लम्हे के लिए उस नौकर का रंग उड़ गया था, लेकिन फिर उसने हाँ के इशारे में सर हिलाया। मैंने आकाश को सख्ती से कहा कि किचन से बाहर नहीं जाना और यहाँ टेबल पर ही बैठे रहना, और वहाँ मौजूद सारे नौकरों से भी कहा था कि मेरे बच्चे पर नज़र रखना। ये कहकर मैं उस नौकर को साथ लेकर घर के पिछले हिस्से की तरफ आ गया था। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, पुरानी लकड़ियाँ, पुरानी मोटर और बहुत सारी चीज़ें। मैं बचते हुए काफ़ी आगे आ गया था जब अचानक मेरी नज़र एक दरवाजे पर गई थी, जो अच्छे तरीके से बंद था। मैंने उस नौकर को देखकर सवाल किया था कि आखिर इसमें क्या है। वो दरवाज़ा खोल कर बोला, ये बेसमेंट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चले जाइए। मैडम ने यहाँ जाने से मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको यहाँ लेकर ज़रूर आऊँ। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में डर पैदा हुआ था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये सवाल मेरे दिल में मचलने लगा था जब वो दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हो गया था। सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। क्या मुझे जाना चाहिए? मैंने पलटकर नौकर को देखा। वो मुझे ही मुस्कुराकर देख रहा था।
मैंने कदम पहली सीढ़ी पर रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, पीछे से दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया था। मैं चिल्लाकर दरवाजे की तरफ भागा था और ज़ोर-ज़ोर से बजाने लगा था कि दरवाज़ा खोलो, क्या हो गया? दरवाज़ा क्यों बंद किया गया है? मुझे डर लग रहा है। ये कैसा मज़ाक है? लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। ये सब क्या हो रहा था? मेरी जान निकल रही थी। मैं चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था। मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मेरा गला सूखना शुरू हो गया था और मैं वहीं सीढ़ी पर बैठ गया था। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद मेरी हालत अब जब थोड़ी बेहतर हुई, मैंने नज़र घुमाकर बेसमेंट की तरफ देखा। नीचे लाइट जल रही थी। मैं कदम-कदम चलता हुआ ज़ीने से नीचे आ गया था। वहाँ पर पंखा भी लगा हुआ था और बैठने का इंतज़ाम भी था। ये कैसी जगह थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ का मालिक कौन है? आखिर कौन है वो मैडम? मेरे दिमाग में अब यही बातें बार-बार आ रही थी। मेरा आकाश बाहर था। मेरी जान निकलने लगी थी। न जाने वो मेरे बिना कैसा रहेगा? मैं एक बार फिर रोने लगा था और अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा था कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो ऊपर वाले के वास्ते मेरे सामने आ जाओ, वरना डर से मैं मर जाऊंगा। मैंने आज तक किसी भी ऐसे हालात का सामना नहीं किया है। ऊपर वाले के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। शायद इधर कोई कैमरा नहीं था। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था जब अचानक मेरी नज़र बेसमेंट के कोने पर गई, जहां पर कुछ सामान पड़ा हुआ था। एक बैग था काले रंग का। मेरे कदम खुद ही उसकी तरफ बढ़ गए। मैंने जैसे ही उस बैग को खोला, ऐसा लगता था जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ये सामान भी हो सकता है। मैं अब धीरे-धीरे सामान को बाहर निकालने लगा और जैसे-जैसे सामान बैग से बाहर आ रहा था, मुझे सब समझ आना शुरू हो गया था कि यहाँ मुझे किसने पहुँचाया है और ये घर किसका है और वो मैडम कौन है। लेकिन अब जब सारी चीज़ें मेरे सामने थीं, तो सिर्फ एक लम्हा लगा था सच्चाई तक पहुँचने में। मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया था। मैं किसी बुरे हाथों में नहीं था, बस अब मुझे 1 हफ्ते का इंतज़ार करना था। मैं अभी इसी ख़्याल में गुम था जब बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था और उस नौकर ने आवाज़ दी थी कि आप बाहर आ जाइए, मैडम ने आपको बुलाया है। जबकि मैं हैरान हुआ था, जो मैडम 1 हफ्ते बाद आने वाली थी, अचानक वो कैसे आ गईं? मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और भागते हुए दरवाज़े पर पहुँचा। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपके साथ ऐसा रवैया रखा। लेकिन मैडम का ऑर्डर था, इसलिए हम मजबूर थे। आप आ जाइए, वो मैडम लाउंज में बैठी हुई हैं। मैं सर हिलाकर उसके साथ बंगले के अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर आया, सामने ही वो औरत बैठी हुई थी। आकाश उसकी गोद में बैठा हुआ उससे बातें कर रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वो पत्नी थी जो मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब उसके कपड़े देखकर मैं हैरान रह गया था। वो मुझे देखते ही अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, बेसमेंट में मौजूद मेरा सामान देखकर तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं बोला, मुझे तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुननी है। ये सब क्या तमाशा है? मेरा लहजा सख्त हो गया था। 4 महीने से वो औरत गायब थी और अब इस हाल में उसको देखकर मैं हैरान हुआ था। कुछ देर वो खामोश रही और फिर मुझे देखते हुए बोली, बेहतर होगा कि हम दोनों बैठकर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। जबकि मैं ना चाहते हुए भी बैठ गया था। कुछ देर तक वो खामोश रही और फिर मुझे देखते हुए बोली, दरअसल मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक माफिया से हूँ। लेकिन मैं माफिया में कोई गुंडों वाला काम नहीं करती हूँ जो लोगों के साथ जुल्म करते हैं, बल्कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो माफिया की दुनिया में रहकर उन लोगों को ये पता नहीं चलने देती। मैं उनके साथ मिलकर देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। ये घर गाड़ी बिजनेस, मैं तुम्हारे सामने बहुत मासूम लगती थी, लेकिन मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जो हमारे देश को बचा सके। वो मुझे पुलिस वाला बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, तो मैंने खुद से वादा कर लिया कि मैं कोई ऐसा काम ज़रूर करूँगी जिससे मैं अपने देश को बचा सकूँ और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूँ। जब मैं उस घर से निकली तो मैंने फ़ौरन ही अपना काम करना शुरू कर दिया और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गई। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? जबकि मैंने ना के इशारे में सर हिलाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, देखो, मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। मेरी नौकरी एक टीम के साथ है, ऐसी टीम जो अंदर ही अंदर से उन लोगों को पकड़ते हैं जो हमारे देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ऐसी फील्ड को ज्वाइन किया हुआ है जो लोगों को बचाते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। मैंने माफिया को चुना है, यानी ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाया है जो बुरे लोग हैं और उनके बुरे कारनामे जो हमारे देश के लिए होते हैं मुझे पहले ही पता चल जाते हैं और मैं उन्हें होने से पहले ही रोक देती हूँ।
ये पैसा, बिजनेस, ये गाड़ी सब कुछ मुझे माफिया से मिली है। वहां से मैंने ये सब बनाया है। जो नौकरी मैं करती हूँ वो भी बहुत अच्छी है। इससे मुझे लाखों रुपए मिलते हैं। जब मुझे पता चला कि तुम अपने घर में ही सुकून से रह रहे हो, मेरे बच्चे को और तुम्हें खाना मिल रहा है, तो मैं बहुत सुकून में थी। लेकिन जब तुम्हें सबने उधार देने से मना कर दिया, तभी मेरा इरादा हो गया तुम्हें और आकाश को यहाँ लाने का। मुझे ये भी पता है कि तुम नदी में सुसाइड करने के लिए बैठ गए थे। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगा था। जब उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था और मुझे तसल्ली देते हुए बोली, हिम्मत मत हारो, हालात कैसे भी हों, इंसान को मरने का ख्याल दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, 4 महीने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर से मेरी नज़रें नहीं हटी थी। मैं दूर होकर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं जो 4 महीने गायब रही, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अपनी पत्नी को प्लीज़ माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं उससे नाराज़ हो जाऊं, लेकिन अपने देश की भलाई का सोचकर मैं चुप हो गया था। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग देश की भलाई करते हैं उन्हें अपने घर वालों को छोड़ना पड़ता है। ऐसे कई लोग जिंदगी गुजारते हैं। क्या मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता था? मेरे सिर्फ 4 महीने ही तो बुरे गुजरे थे। जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, लेकिन उसने मुझसे ये बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उन सबकी नज़रों में आ जाओगे। और माफिया की दुनिया इतनी बुरी है कि अगर कभी मेरी किसी से दुश्मनी हुई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, और मैं तुम्हें या अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए तुम उस घर में जाओगी जहां मैं तुम्हें भेजूंगी। अब तुम्हें वहां पर सारा सामान मिल जाया करेगा। मैंने मना नहीं किया और फौरन हाँ कर दिया। मैं अपने बच्चे के साथ अभी खुशहाल जिंदगी उसी घर में गुजार रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया था। जिस इंसान ने मेरे इतने बुरे वक्त में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे क्या मैं माफ़ करता? मैं सारे कहानी सुनने वालों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले के वास्ते अपने बच्चे से मोहब्बत करना सीखो। अगर बच्चे गलत कर रहे हैं, अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, तो ऊपर वाले के वास्ते उनका साथ दो, उनके साथ जुल्म मत करो। अपने बच्चों को इंसान समझो, जानवर नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।